इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान, कक्षा 7 अध्याय 4 और अध्याय का नाम है धातुओं और अधातुओं का संसार। इस अध्याय की पहले भी हमने 3 वीडियो बनाई हैं और वे सभी वीडियो हमने विज्ञान कक्षा 7 प्लेलिस्ट में डाल दी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आज हम वायु और जल का अन्य धातुओं पर प्रभाव से प्रारंभ करते हैं। इसमें क्रियाकलाप 4.6 आइए अन्वेषण करें निदर्शन क्रियाकलाप। यहाँ पर निदर्शन क्रियाकलाप का अर्थ है कि किसी भी पाठ्य वस्तु को मौखिक रूप से समझाने के साथ साथ प्रयोग करके दिखाना। शिक्षक इस क्रियाकलाप को प्रदर्शित कर सकते हैं। सावधानी, विद्यार्थियों को सुरक्षात्मक ऐनक पहनने और क्रियाकलाप स्थल से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का परामर्श दिया जाता है। तो यहाँ पर इसमें ये सलाह दी जाती है कि विद्यार्थी सुरक्षात्मक ऐनक पहने और क्रियाकलाप स्थल से सुरक्षित दूरी जो है बनाए रखें। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीशियम की रिबन लीजिए। यहाँ पर हमने 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का फीता लेना है। इसे रेगमाल के टुकड़े से साफ कर देना है। इसे चिमटे में पकड़िए। दूसरे सिरे को सिगरेट लैंप या मोमबत्ती का उपयोग करके जलाइए। मैग्नीशियम रिबन को जलने दीजिए। आपने क्या अवलोकन किया? इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेंगे हम और इसको रेगमाल के टुकड़े साफ करेंगे। फिर क्या है, इसको एक चिमटे से पकड़ेंगे एक सिरे को और दूसरे सिरे को जलती मोमबत्ती या सिगरेट लैंप के पास में ले जाएंगे और मैग्नीशियम रिबन जो है जलने लगेगा। आगे कहता है, आपने क्या अवलोकन किया? आपने अवलोकन किया होगा कि मैग्नीशियम रिबन आंखों को चौंधियाने वाली सफेद ज्वाला के साथ में जलता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसे वात ग्लास पर एकत्रित कीजिए। यह चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये चूर्ण कौन सा है भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यह मैग्नीशियम और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है भाई? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें जैसे मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, तो बनता है MgO। क्या बनता है भाई? MgO। तो यहाँ पर हम 2 लगा देते हैं इस तरह से। तो इसमें वैसे आप इस समीकरण को या इन समीकरणों को आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे और यहाँ पर हमने मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है अभी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस श्वेत चूर्ण में कुछ बूंदें गर्म जल की डालिए। अब क्या करना है हमने, जो श्वेत चूर्ण है बना है इसके अंदर क्या डालना है? कुछ बूंदें जो है हमने गर्म जल की डालनी है। आगे कहता है, इसे अच्छी तरह से हिलाएं और इसकी प्रकृति की जांच करें। हमने क्या करना है, जो श्वेत चूर्ण है उसमें गर्म जल की बूंदें डालनी है, उसको हिलाना है और उसकी प्रकृति की जांच करनी है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो इसमें अध्याय पदार्थों का अन्वेषण अम्लीय, क्षारीय, उदासीन का स्मरण कीजिए। हमने अध्याय पढ़ा था अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। पता लगाइए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलीन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। ये बताना है, पता लगाना हमने कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका विलीन क्या है, कैसा है। अब किसी भी अम्ल क्षार सूचक का उपयोग कर सकते हैं। आप जो है किसी भी अम्ल क्षार सूचक का उपयोग कर सकते हैं। इस विलयन को नीले और लाल लिटमस पत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह जो विलयन है इसमें नीले और लाल लिटमस पत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आगे इसमें आप अवलोकन करेंगे कि यह लाल लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित कर नीला कर देता है। अतः यह क्षारीय प्रकृति का है। प्राय धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। जो धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं?
क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, इसलिए इसका ऑक्साइड कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। यहाँ पर इसमें ये दिखाया गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति का परीक्षण। इसमें यहाँ पर हमने ये दिया है मैग्नीशियम चूर्ण है, उसको गर्म पानी में हमने घोला था और लिटमस पत्र लिए हैं। एक तो लाल लिटमस पत्र लिया है, दूसरा क्या है, नीला लिटमस पत्र लिया है। तो लाल लिटमस पत्र इसमें नीले रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है। जो नीला लिटमस पत्र है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, ये नीला ही रहता है। तो हम इस बात का यहाँ निष्कर्ष निकालते हैं कि लाल लिटमस पत्र जब नीले रंग का हो जाता है तो वो कैसा है, क्षारीय प्रकृति का है। क्या भी, क्षारीय प्रकृति का है। तो यहाँ पर कहते हैं भी धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये प्रश्न बन जाता है यहाँ पर भाई धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर हम मैग्नीशियम रिबन के जलने के विषय में अग्रिम अध्याय हमारे आसपास के परिवर्तन भौतिकी एवं रासायनिक में चर्चा करेंगे। आगे इसमें है, क्या आप जानते हैं कि सोडियम एक ऐसी धातु है, सोडियम एक क्या है, एक ऐसी धातु है जिसे मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। जो सोडियम धातु है उसको कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन के जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। क्योंकि ऑक्सीजन और जल के साथ में, किसके साथ में भाई, ऑक्सीजन और जल के साथ में तीव्र अभिक्रिया करती है। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन है बन जाता है भी सोडियम को किस में संग्रहित किया जाता है, मिट्टी के तेल में। किस में संग्रहित किया जाता है, मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। क्यों संग्रहित किया जाता है, क्योंकि यह ऑक्सीजन और जल के साथ में तीव्र अभिक्रिया करती है। यदि हम सोडियम को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो यह वायुमंडल से जल ग्रहण करके तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुलगने लगता है। इसलिए इसको मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या भी, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखने से यह नमी और वायु के संपर्क में नहीं आता। तो इसमें इसको मिट्टी, जो सोडियम है मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, इसमें कारण है मिट्टी के तेल में रखने से यह नमी और वायु के संपर्क में नहीं आता, इसलिए रखा जाता है। क्या है भाई, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, सोडियम को मिट्टी के तेल में रखने से यह नमी और वायु के संपर्क में नहीं आता तथा अपने आप नहीं सुलगता या उसके साथ में अभिक्रिया नहीं कर पाता। क्या आप इसके ऑक्साइड की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। आइए कुछ ऐसे पदार्थों की चर्चा करें जो धातुओं की तरह व्यवहार नहीं करते। पदार्थ 4.4 है, पदार्थ जो वायु और जल में धातुओं से भिन्न व्यवहार करते हैं। क्रियाकलाप 4.7, आइए प्रयोग करें निदर्शन क्रियाकलाप। शिक्षक द्वारा इस क्रियाकलाप का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। सावधानी, यह क्रियाकलाप धूम छत्र में या खुले क्षेत्र में किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये धूम छत्र है, इसका अर्थ क्या है, एक वायुदार क्षेत्र जिसका उपयोग प्रयोगशालाओं में हानिकारक धुएं, गैसों, वाष्प एवं धूल को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने हेतु किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर इसके ऊपर डॉट लगा हुआ था भाई, धूम क्षेत्र, छत्र किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर एक वायुदार क्षेत्र जिसका उपयोग प्रयोगशाला में हानिकारक धुएं, गैसों, वाष्प एवं धूल को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने हेतु किया जाता है। यहाँ इसको पढ़ सकते हैं हम और इसको याद कर सकते हैं भी धूम छत्र क्या होता है। आगे है, सल्फर के जलने से उत्पन्न गैस श्वास के साथ ग्रहण करने पर हानिकारक हो सकती है। इसमें सावधानी दी गई है भी जो सल्फर है, सल्फर के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। और यदि वो श्वास के साथ अंदर चली जाती है तो वो क्या है भाई, हमारे लिए हानिकारक हो सकती है।
एक ऊधन चम्मच में अल्प मात्रा में सल्फर चूर्ण लीजिए। हमने क्या करना है, एक ऊधन चम्मच लेना है और अल्प मात्रा में सल्फर चूर्ण लेना है। इसमें यहाँ पर ये चित्र है, चित्र में जो है ऊधन चम्मच दिखाया गया है। ये क्या चीज़ है, ऊधन चम्मच। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ हम कोई भी पदार्थ है जिसको हमने गर्म करना होता है वहाँ रखते हैं और इसके साथ में एक मोटी डंडी लगी होती है, इसको यहाँ ऊपर से पकड़ सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऊधन चम्मच कहते हैं। क्या करना है, एक ऊधन चम्मच में अल्प मात्रा में सल्फर चूर्ण लीजिए। ऊधन चम्मच एक लंबे हत्थे वाला धातु का चम्मच होता है जिसका उपयोग पदार्थों को सुरक्षित रूप से गर्म करने और दिलाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऊधन चम्मच किसे कहते हैं, ऊधन चम्मच किसे कहते हैं? ऊधन चम्मच एक लंबे हत्थे वाला धातु का चम्मच है जिसका उपयोग पदार्थों को सुरक्षित रूप से गर्म करने और दिलाने के लिए किया जाता है। आगे, यदि ऊधन चम्मच उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी बोतल के धातु के ढक्कन को ले सकते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास में साइंस रूम के अंदर, लैब के अंदर हमारी जो लेबोरेटरी है उसमें ऊधन चम्मच नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एक बोतल का ढक्कन ले सकते हैं और इसके चारों ओर एक धातु की तार लपेटकर चित्र 17.4.7 ख में दर्शाए अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये ऊधन चम्मच बनाया है यहाँ पर और ये एक बोतल का ढक्कन दिया है, इसके चारों तरफ मैंने तार लपेट दी है। इस तरह हम उसको ऊपर से पकड़ सकते हैं और ये जो है स्वनिर्मित ऊधन चम्मच का उदाहरण है। यहाँ पर सल्फर को ज्वाला पर गर्म कीजिए और इसे जलते ही ऊधन चम्मच को गैसदार या कांच के गिलास में स्थानांतरित कीजिए। गैसदार या कांच के गिलास को ढक्कन से ढक दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि गैस बनने वाली गैस जो है बाहर न निकले। हमने क्या करना है, सल्फर को ज्वाला पर गर्म करना है और इसके जलते ही ऊधन चम्मच को हमने गैसदार या कांच के गिलास में स्थानांतरित कर देना है और गैसदार या कांच के गिलास को ढक्कन से ढक देना है और सुनिश्चित करना है कि गैस जो है उसे बाहर न निकले, गिलास से या गैसदार से बाहर न निकले। 3 से 4 मिनट पश्चात ढक्कन हटाकर ऊधन चम्मच को बाहर निकालिए। गैसदार में थोड़ी मात्रा में जल डालकर शीघ्रता से पुनः ढक्कन लगाइए और गैस घोलने के लिए इसे हिलाइए। इससे आगे है अध्याय पदार्थों का अन्वेषण। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन का स्मरण कीजिए। अम्ल क्षार सूचक का उपयोग कर जांच कीजिए कि गैस जार में डालने के पश्चात प्राप्त विलयन अम्लीय है या क्षारीय। इसके बाद हमने ये जांच करनी है कि गैस जार में जल डालने के पश्चात में जो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। इससे आगे यहाँ पर आप क्या अवलोकन करते हैं, आप अवलोकन करेंगे कि यह अम्लीय प्रकृति का है। किसका भी, अम्लीय प्रकृति का है। इससे आगे है वायु में सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो वायु में सल्फर को जलाने से क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को घोलने पर क्या बनता है, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। क्या बनता है भाई, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर सल्फर के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, इसको जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। क्या सल्फर जल में उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे धातुएं करती हैं? हमने ऐसा है, इसमें जो क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर आता है कि क्या सल्फर जो है जल में उसी तरह से व्यवहार करती है जिस तरह से धातुएं करती हैं। अब आगे इसमें ये लिटमस पत्र के द्वारा जो है विलयन का परीक्षण दिखाया गया है। यहाँ पर ये नीला लिटमस पत्र है, ये लाल लिटमस पत्र है और ये वाच ग्लास है और यहाँ पर विलयन हमने डाला है और जो यहाँ पर दिखाया गया है नीला लिटमस पत्र, ये क्या है, लाल लिटमस पत्र और ये वाच ग्लास है। तो इसमें जो नीला लिटमस पत्र है ये यहाँ पर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है और ये जो है लाल लिटमस पत्र है ऐसा ही रहता है, इसके ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से क्रियाकलाप 4.8 आइए अन्वेषण करें। कांच के गिलास में थोड़ा सा सल्फर चूर्ण लीजिए, इसे अल्प मात्रा में जल डालिए। आप क्या अवलोकन करते हैं? आप अवलोकन करेंगे कि जल में सल्फर डालने पर कोई प्रभाव नहीं होता। सल्फर और फास्फोरस जैसे पदार्थ धातुओं की तुलना में वायु और जल के साथ भिन्न व्यवहार करते हैं। फास्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि फास्फोरस वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। तो इसमें क्या है भी, फास्फोरस को जल में संग्रहित किया जाता है क्योंकि
फास्फोरस जो है वायु के साथ संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। आगे है, ये पदार्थ सामान्यतः दिखने में नरम और द्युतिहीन होते हैं। जो यहाँ पर दिखाया गया है अधातुएं जो दिखाई गई है इसमें दिखने में कैसे नरम और द्युतिहीन होते हैं, और न वे आघात वर्णीय होते हैं, न तन्य होते हैं, न ही ध्वनिक होते हैं। वे ऊष्मा और विद्युत के कुचालक भी होते हैं। इन्हें अधातु कहा जाता है। इनकी एक साइड सारे प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अधातुएं क्या शब्द है भी अधातु, और यहाँ पर अधातुओं के गुण दिखाए गए हैं, भौतिक गुण दिखाए गए हैं कि अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। तो इसमें यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये पदार्थ सामान्यतः नरम और द्युतिहीन होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वे न तो आघात वर्णीय होते हैं, न ही तन्य, न ही ध्वनिक होते हैं। नंबर 3, वे ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, और इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इसमें यहाँ पर आगे है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन इत्यादि कुछ अन्य धातुएं हैं। प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, रबड़ और कागज जैसी सामग्रियों को अधातु समझने का भ्रम नहीं किया जाना चाहिए। इन सामग्रियों को धातु या धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता क्योंकि ये तत्व नहीं है। तो इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन ये क्या है, अधातुएं हैं। और प्लास्टिक, कांच इत्यादि क्या है, ये अधातु नहीं है, न धातु है। इस तरह से अगला गहन चिंतन, वे पदार्थ जिन्हें तत्व कहा जाता है उन्हें धातु और अधातु की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें क्या है भी, जो तत्व हैं उनको धातु और अधातु में बांटा गया है। तत्व वह पदार्थ है जिसे और अधिक पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। तत्व किसे कहते हैं, ये परिभाषा है तत्व की। तत्व वह पदार्थ है जिसे और अधिक पदार्थों में हम नहीं तोड़ सकते। जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, ये सभी तत्वों के उदाहरण हैं। तो इसमें जैसे लोहा है, लोहे का हम जितने बारीक से बारीक छोटे से छोटा कण ले लें उसमें लोहे के गुण ही पाए जाएंगे। वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात हैं। तो इसमें प्रश्न बन जाता है कि वर्तमान में कितने तत्व ज्ञात हैं, हम लिखेंगे 118। ये तत्व सभी पदार्थों के मूल निर्माण इकाई है। कुछ तत्व प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जबकि अन्य तत्व जो प्रकृति में विद्यमान होते हैं वे प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। आप उच्चतर कक्षा में इन तत्वों के विषय में अधिक अध्ययन करेंगे। इससे अगला है 4.5, क्या अधातुएं दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हैं। धातुओं के विशिष्ट गुणों अथवा द्युतिमय प्रकृति, ऊष्मा एवं विद्युत चालकता और अधिक सुदृढ़ता के कारण अपने दैनिक जीवन में आप उनका अवलोकन करते होंगे। तथापि इससे आपके मन में यह धारणा नहीं आनी चाहिए कि यह धातुएं हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसमें आ गया है, हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, यह एक अधातु है। हम क्या करते हैं अभी, ऑक्सीजन जो श्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं, ये क्या चीज़ है, धातु है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो क्या कहता है, ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये इसमें ऑक्सीजन क्या चीज़ है, एक अधातु है। क्या आप ऑक्सीजन के किसी अन्य उपयोग के बारे में सोच सकते हैं। कार्बन दैनिक जीवन में उपयोगी है क्योंकि यह सभी जीवों की निर्माण इकाई है। कार्बन क्या है भी, दैनिक जीवन में उपयोगी है और सभी जीवों की निर्माण इकाई है। यह प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख घटक है जो ऊर्जा और विकास के लिए जो है आवश्यक है। इसी तरह नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों और अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। तो इसमें यहाँ पर ये लिख सकते हैं अभी हम श्वास कौन सी गैस के द्वारा लेते हैं, ऑक्सीजन के द्वारा। दूसरा है कार्बन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो इसमें लिख सकते हैं अभी कार्बन जो है सभी जीवों का निर्माण की इकाई है और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख घटक है। नाइट्रोजन का क्या महत्व है, नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों और अन्य रसायनों में निर्माण में किया जाता है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। क्या चीज़ है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। क्लोरीन एक धातु है, अधातु है। क्लोरीन क्या है, अधातु है जिसका उपयोग प्राय जल शोधन में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, जल शोधन में। कहाँ किया जाता है अभी, जल शोधन में। तो क्लोरीन क्या चीज़ है, एक अधातु है और इसका उपयोग जो है जल शोधन में किया जाता है। आयोडीन एक अधातु है। आयोडीन क्या है, अधातु है एवं इसका विलयन घावों पर रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर कुछ अधातुओं के उदाहरण दिए गए हैं
तथा उनके उपयोग दिए गए हैं। विज्ञान एवं समाज। क्या आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में अनेक धातुएं और मिश्रित धातुएं पात्रों और उपकरणों के रूप में उपयोग की जाती हैं? तो क्या आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में अनेक धातुएं और मिश्रित धातुएं भी इसमें है। अनेक धातुएं और मिश्रित धातुएं पात्रों और उपकरणों के रूप में उपयोगी होती हैं। मिश्रित धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से अथवा एक धातु एवं एक अधातु के मिश्रण से बनाई जाती है। जो मिश्रण धातु क्या है, दो या दो से अधिक धातु होती हैं उसमें, या एक धातु होती है और उसमें एक अधातु भी हो सकती है, तो उनसे मिश्र धातु बनाई जाती है। ये आधुनिक तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण है और लगभग प्रत्येक उद्योग में आवश्यक है। कुछ विशेष धातुओं का उपयोग परमाणु ऊर्जा में किया जाता है, जैसे जर्कोनियम। क्या है भी, परमाणु ऊर्जा में किस धातु का उपयोग किया जाता है, इसमें क्या लिखेंगे, जर्कोनियम। कुछ धातुओं का वायु जमा अंतरिक्ष में उपयोग किया जाता है, जैसे टाइटेनियम। तो इसमें वांतरिक्ष है, वांतरिक्ष में किस धातु का उपयोग किया जाता है, टाइटेनियम का। किसका उपयोग किया जाता है भाई, टाइटेनियम का। भारत में अनेक धातुओं का विशेषतः लोहा और एल्यूमिनियम का पुनः चक्रण किया जाता है ताकि अपशिष्ट को कम कर साधारणता में योगदान दिया जा सके। इस तरह से यह अध्याय जो है इस वीडियो में हमारा पूरा होता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक आपको समझ आए होंगे, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे।